Hello students, I am Nidhi Jain here, your 11th CBSE statistic teacher. How are you all? Hope for the best for you. In our last session, we studied about collection of data and sources of data. And the sources of data were primary source of data and secondary sources of data. And another topic was methods of collecting data, in which we studied about collecting primary data. Today we will cover the topics related to collection of secondary data, census and samples. Okay, then let's start. The topic है collection of secondary data. सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा आर पब्लिश सोर्सेज एंड अनपब्लिश सोर्सेज. जब हम सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करते हैं तो उसके टू सोर्सेज हैं. फर्स्ट है पब्लिश सोर्सेज, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है और हम वहाँ से गैदर करते हैं. एंड अनदर वन इज अनपब्लिश सोर्सेज, मीन्स जो कलेक्ट तो करती है बट उनको पब्लिश नहीं किया गया है. अब पब्लिश सोर्सेज में जो हमारे मैथड्स है वो कौन कौन से हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशन, सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन, रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशन, publication of trade association, publication of research association, journals and papers, and publication of research scholars and international publication. वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, बट फिर भी हम समझ लेते हैं. अब इसमें आ जाएगा पब्लिश सोर्सेज में जो फर्स्ट है वो है गवर्नमेंट पब्लिकेशन. गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में वो आ जाता है जो कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया है, उसके जो मिनिस्टर्स है वो अपनी जो भी रिपोर्ट पब्लिश करते हैं वो उसमें आ जाएगा गवर्नमेंट पब्लिकेशंस में. ये काफ़ी रिलायबल होती है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको पब्लिश किया है. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हमारे पास में एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बुलेटिन. नेक्स्ट आता है सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन. सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन में वो इन्फॉर्मेशन पब्लिश होती है जो म्यूनिसिपैलिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन काउंसिल्स ने पब्लिश करी है. ये एजुकेशन, हेल्थ, बर्थ, डेथ, इससे रिलेटेड जो डेटा होता है वो पब्लिश करते हैं और ये भी फेयरली रिलायबल है. थर्ड आता है हमारा रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशंस. रिपोर्ट ऑफ कमिटीज एंड कमीशन में जो है फाइनेंस कमीशन, मोनोपोलीज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, ये सब जो है अपनी स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं और हमें वहाँ से इन रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है. फोर्थ होता है पब्लिकेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन. जो भी बिग ट्रेड एसोसिएशन है वो अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करते हैं और किसी भी इन्वेस्टिगेटर को उस पब्लिश रिपोर्ट से इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है. तो इसमें जैसे कुछ एग्जांपल हो जाते हैं, जैसे शुगर मिल एसोसिएशन है तो शुगर मिल से रिलेटेड वो सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो शुगर मिल एसोसिएशन पब्लिश करेगी. नेक्स्ट आता है हमारे पास में पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशन. जो भी यूनिवर्सिटी और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपनी इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है, जो भी रिसर्च रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिश करती है तो वो इसमें रिसर्च इंस्टीट्यूशन की पब्लिकेशंस में आ जाएगा. नेक्स्ट होता है जर्नल एंड प्रॉपर्स, लाइक इकोनॉमिक्स टाइम्स है, वो न्यूज़पेपर्स जो होते हैं वहाँ से हम इंफॉर्मेशन या इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन गैदर करता है. या फिर कुछ बिजनेस मैगजीन्स होती है लाइक बिजनेस स्टैंडर्ड, तो वहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करी जाती है. तो ये सब हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा हो जाता है. पब्लिकेशन ऑफ रिसर्च स्कॉलर, यानी कि रिसर्च कोई इंडिविजुअल रिसर्च स्कॉलर है वो अपनी रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज पब्लिश करता है और वहाँ से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं. एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशन, इंटरनेशनल पब्लिकेशन में आ जाते हैं जो UNO है, IMF है, वर्ल्ड बैंक्स है, इनकी जो रिपोर्ट्स होती है वहाँ से अगर हम इंफॉर्मेशन लेते हैं तो वो सारे इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में आ जाती है. ये तो था हमारा पब्लिश सोर्सेज. नेक्स्ट आ जाता है हमारा अनपब्लिश सोर्सेज. मीन्स गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो करती है बट उसे पब्लिश नहीं करती है, बस वो अपने ऑफिस रिकॉर्ड के लिए मेंटेन करके रखती है, तो वो अनपब्लिश सोर्सेज हो जाता है. यानी कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा कलेक्शन जो है उसमें टू हमने स्टडीड कर लिए हैं, पब्लिश सोर्सेज एंड अनपब्लिश सोर्सेज. अब यहाँ हमारा जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है. नेक्स्ट हमारे पास में जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. ठीक है, सेंसस एंड सैम्पलिंग मेथड को समझने से पहले हमको फर्स्ट क्या समझने का है, व्हाट इज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स की फॉर्म में पॉपुलेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं रीड करूंगी. इन स्टैटिस्टिक्स द टर्म पॉपुलेशन मीन्स द एग्रीगेटर ऑफ ऑल आइटम्स अबाउट विच वी वांट टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. यानी कि हमें जिस भी टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए उसके सारे आइटम्स को हमें कवर करना है, तो वो पॉपुलेशन है. वो सारे आइटम्स क्या है, पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स है. लाइक एक एग्जांपल देती हूँ, प्लेइंग कार्ड्स है. अगर एक सेट ऑफ प्लेइंग कार्ड हम लेते हैं तो उसके जो 52 कार्ड्स है वो सारे क्या हो जाते हैं, पॉपुलेशन हो जाते हैं.
और अगर मैं उसमें से एक किंग सेलेक्ट करती हूँ तो वो उसका एक आइटम हो जाएगा। एक टू किंग किंग एंड क्वीन सेलेक्ट करती हूँ तो उसके टू आइटम्स हो जाएंगे। मीन्स हमें इंफॉर्मेशन जिस भी चीज़ की गैदर करनी है उसके सारे आइटम्स को हम पॉपुलेशन बोलेंगे। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई एक क्लास है उसमें 50 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अभी मुझे उन 50 स्टूडेंट्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो सारे के सारे 50 स्टूडेंट्स क्या है, पॉपुलेशन हो गए, ठीक है। एक और एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि हाँ मुझे 300 हाउस होल्ड्स के लाइफ स्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है तो वो सारे 300 हाउस होल्ड्स जो है पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी के टू मेथड्स है। फर्स्ट इज सेंसस मेथड एंड अनदर वन इज सैंपल मेथड। अब सेंसस मेथड क्या होता है वो हम देखते हैं। in which data are collected covering every item of the universe or population relating to the प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन, यानी कि हमारी पॉपुलेशन का एवरी आइटम हमको इन्वेस्टिगेशन में लेना है। वापस से बोल रही हूँ कि मुझे मेरे इन्वेस्टिगेशन के अंदर पॉपुलेशन का एवरी आइटम इन्वॉल्व करना है तो वो सेंसस कहलाएगा, वो सेंसस मेथड हो जाता है। इसका एक एग्जांपल हो जाता है सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन मीन्स अगर मुझे मालूम करना है कि मेरी कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है तो मैं यहाँ पे हर एक हाउस होल्ड को इन्वॉल्व करूंगी, हर एक मेंबर, हर एक हाउस होल्ड को इन्वॉल्व करूंगी, इवन जो रोड साइड रहते हैं उनको भी इन्वॉल्व करूंगी, यानी कि मैंने हर आइटम कंट्री के हर पर्सन को इन्वॉल्व किया है, ठीक है। तो ये सेंसस मेथड होता है। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन जो है हर 10 ईयर में कंडक्ट किया जाता है। लास्ट जो कंडक्ट हुआ था वो उसका हुआ था फैब 2019 के अंदर, ठीक है। यानी कि सेंसस मेथड के अंदर हम बोलेंगे कि हमारी पॉपुलेशन का मेरे को हर एक आइटम इन्वॉल्व करना है। लाइक मेरी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है तो मेरे को उन सारे 50 स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना है फॉर इन्वेस्टिगेशन, वो मेरा सेंसस मेथड हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, इसकी कुछ सुटेबिलिटी होती है कि ये मेथड कहाँ पे सुटेबल है। तो ये हो सकता है जहाँ पे साइज ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसके अलावा जहाँ पे जो है आइटम जो होते हैं वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो, उनमें मतलब कि भिन्नता बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन ये जो है इसमें हमको एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सैंपल मेथड। सैंपल मेथड इज दैट मेथड इन विच डेटा इज कलेक्टेड अबाउट द सैंपल ऑन ए ग्रुप ऑफ आइटम्स टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंडक्टेड आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। यानी कि हम बोलते हैं कि पूरी पॉपुलेशन पर हम एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे उनमें से कुछ सैंपल उठा लेंगे और उससे हम एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, वो हो जाता है हमारा सैंपल मेथड। जैसे कि मेरी 50 स्टूडेंट्स की क्लास है, उसमें से मेरे को अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है तो मैं सारे 50 स्टूडेंट्स पर इन्वेस्टिगेशन ना करके उनमें से 5 स्टूडेंट्स को मैंने सेलेक्ट कर लिया और उससे मैं पूरी एंटायर क्लास के बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेती हूँ, इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सैंपल्स लिए मैंने, ठीक है। जैसे कि आपको आपके बॉडी का ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी, ब्लड का सैंपल ले लूँगी, उससे मुझे पता चल जाएगा कि मैं ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या जो भी ब्लड ग्रुप है मेरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सैंपल लेते हैं, ठीक है। इसकी सुटेबिलिटी क्या होती है, इसकी सुटेबिलिटी तब होती है जबकि पॉपुलेशन वेरी लार्ज है और वहाँ पे हमको क्या करना है कि मीन्स हम वहाँ पे हर एक पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते तो हम सैंपल बेसिस पे करते हैं, जहाँ पे हमको एक्यूरेसी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है, ठीक है। और इसके अलावा जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं है, उनमें ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ है तो वहाँ पे ये सुटेबल रहता है। अब मेथड ऑफ सैम्पलिंग कौन कौन से है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग में है रैंडम सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग एंड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। तो हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट इज रैंडम सैम्पलिंग, इसको लॉटरी मेथड भी बोलते हैं। इन दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन द सैम्पल। रैंडम सैम्पलिंग में हम बोल सकते हैं कि मेरे पास में जितने अगर 50 स्टूडेंट्स है तो उन 50 स्टूडेंट्स को इक्वल चांस है, उनमें से कोई सा भी सेलेक्ट हो सकता है। एक तरीके से लॉटरी सिस्टम हो जाता है कि कोई सा भी उनमें से एक सैंपल बन सकता है, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं एग्जिट पोल। एग्जिट पोल में क्या होता है कि जब कोई पर्सन जब वोट देके बाहर आते हैं तो वहां पे हम किसी को भी पकड़ के इन्वेस्टिगेटर पूछ सकता है कि आपने किसको वोट दिया और उसी के बेसिस पे रिजल्ट निकाला जाता है या रिजल्ट को हम गैस करते हैं कि किसके विनर होने के चांसेस है, किसकी विक्ट्री के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। सेकेंड इज पर्पसिव और डिलिबरेट सैम्पलिंग। इन दिस मैथड इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक्स द चॉइस ऑफ सैम्पल आइटम्स इन विच हिज ओपिनियन आर द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स।
इसमें क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर के पास में चॉइस होती है कि वो किसको सैंपल बनाए। ठीक है, इसमें ऐसा होता है कि उसको लगता है कि ये जो सैंपल है वो पूरी पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर के पास में चॉइस रहती है। ठीक है, इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर मुझे क्या करना है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के उस ऊपर रिसर्च करनी है, तो उस केस में मैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के सैंपल्स लूंगी, बट उसमें मेरे को एक कंपनी लेना मेरे समझूंगी कि मेरे को लेनी चाहिए, वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, क्योंकि वो मेरी सारी इंडस्ट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक जो इन्वेस्टिगेटर होता है उसके पास में चॉइस होती है कि उसको सैंपल में किस किस को ले सकना है, ताकि वो पूरे पॉपुलेशन को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। थर्ड वन इज स्ट्रेटिफाइड और मिक्स सैम्पलिंग। According to this method of sampling, population is divided into different strata having different characteristics, and some of the items are selected from each strata so that the entire population get represented. Means इसमें क्या होता है कि जो population है उसको हम different strata में divide कर देते हैं। ठीक है, फिर उस हर एक स्ट्रेटा से हमको एक सैंपल्स निकालने हैं, मतलब हर स्ट्रेटा को सैंपल में कवर करना है। ठीक है, अब देखो इसका एक एग्जांपल, जैसे कि क्लास 11th के अंदर 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब इसको मैंने इन 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को 2 स्ट्रेटा में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट जो है वो 30 स्टूडेंट्स है जिसमें बॉयज़ है, 30 बॉयज़ है, एंड उसके बाद में 20 गर्ल्स है। अब अगर मैं सैंपल सेलेक्ट करती हूँ तो सेलेक्ट कैसे करूँगी कि 3 सैंपल बॉयज़ के लूँगी, मतलब एक स्ट्रेटा जो है बॉयज़ का है तो उसमें से 3 सैंपल्स ले लिए, दूसरा स्ट्रेटा जो है गर्ल्स का उसमें से 2 सैंपल्स ले लिए, ऐसे टोटल 5 सैंपल्स मैंने सेलेक्ट किए। तो इसमें मैंने दोनों स्ट्रेटा को कवर किया है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मेरे को 3:2 का रेशियो रखना हो, मैं 1:4 या 2:3 का भी रेशियो रख सकती हूँ, मतलब इसमें रेशियो फिक्स होना जरूरी नहीं है, आपके स्ट्रेटा सेलेक्ट होने जरूरी है। ठीक है, अब इसको क्या मिक्स टेक्निक भी बोल सकते हैं। मिक्स टेक्निक क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों टेक्निक्स इन्वॉल्व हो जाती है, पर्पसिव टेक्निक एंड रैंडम टेक्निक, दोनों टेक्निक इन्वॉल्व हो रही है। इसको मिक्स टेक्निक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें पर्पसिव टेक्निक एंड रैंडम टेक्निक दोनों इन्वॉल्व हो रही है। जैसे पर्पसिव कैसे इन्वॉल्व हो रही है कि मैंने पर्पसली 3 बॉयज सेलेक्ट किए हैं एंड 2 गर्ल्स सेलेक्ट की, मतलब कि यहाँ पे मेरे को बॉयज सेलेक्ट करने ही करने हैं एंड गर्ल्स सेलेक्ट करनी ही करनी है, तो यहाँ पे एक पर्पज है, मेरा इसमें चॉइस है। ओके, रैंडम इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं कोई सा भी बॉय सेलेक्ट कर सकती हूँ और कोई सी भी गर्ल सेलेक्ट कर सकती हूँ, तो ये रैंडम हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको मिक्स ऑफ बोथ बोलते हैं। फोर्थ आता है हमारे पास में सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। इन दिस मैथड यूनिट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली एंड अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्स आइटम इज सेलेक्टेड एज ए सैम्पल। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मेरे पास 100 आइटम्स हैं, मैं उनको न्यूमेरिकल वे में, अल्फाबेटिकल वे में या फिर ज्योग्राफिकल वे में अरेंज कर दूंगी। ठीक है, अब उस 100 आइटम्स में से मेरे को 10 सैंपल्स निकालने हैं। ठीक है, अब अगर मान लो फर्स्ट आइटम जो है वो मैंने 5th आइटम निकाला है, तो हर nth आइटम को मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैंने फर्स्ट आइटम 5th निकाला है तो सिस्टमेटिक वे से सेकंड आइटम 15th नंबर का होगा, थर्ड आइटम 25th नंबर का, फोर्थ आइटम 35th, 45th, 55th, 65th, 75th, 85th, 95th, ऐसे करके मैं 10th आइटम सेलेक्ट कर लूंगी, तो ये एक तरीके से सिस्टमैटिक हो जाती है। नेक्स्ट आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग इट फिक्सेस कोटा ऑफ सम आइटम्स टू सेलेक्ट एज ए सैम्पल। इट हैज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन। इसमें क्या होता है कि मेरे पास एंटायर पॉपुलेशन में मेरे को जिस चीज़ का सिलेक्शन करना है उसका कोटा फिक्स कर दूंगी। जैसे कि मेरे को 50 स्टूडेंट्स की जो क्लास है उसमें से 20% कोटा मैंने गर्ल्स का फिक्स कर दिया, तो मेरे को 50 में से 20%, यानी कि आप समझ लीजिए whatever जो भी नंबर है उसमें से 50 की 20% मुझे 2 गर्ल्स सेलेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में क्या होता है कि जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करता है। सैम्पलिंग इज डन बाय द इन्वेस्टिगेटर इन सच ए मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस, यानी कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मैंने उसमें से सैंपल निकाल लिए, तो वो हो जाएगी हमारी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा जो सेंसस एंड सैम्पलिंग में कंपैरेटिव लुक है। ओके, सेंसस एंड सैम्पलिंग में कंपैरेटिव मीन्स इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करते हैं। तो सेंसस जो है इट कवर्स ऑल द आइटम्स इन द पॉपुलेशन, मीन्स पॉपुलेशन का हर एक आइटम को सेंसस कवर करता है, जबकि सैम्पलिंग जो होता है उसमें से सारे आइटम्स में से किसी किसी को सैंपल के वे में निकाल लेता है।
सेंसस इट इज सुटेबल व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज रिलेटिवली स्मॉल। जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्मॉल होता है तो सेंसस सुटेबल रहता है, क्योंकि हम वहाँ पे सारे आइटम्स को कवर कर सकते हैं, उनमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। जबकि सैम्पलिंग जब हम प्रेफर करते हैं जबकि एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा होता है, ठीक है। और इसमें जो है सेंसस मेथड में एक्यूरेसी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि सैम्पलिंग मेथड के अंदर हमारे एक्यूरेसी के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। सेंसस मोर एक्सपेंसिव होता है और सैम्पलिंग जो है वो लेस एक्सपेंसिव होता है। सेंसस में टाइम कंज्यूम ज़्यादा होता है, सैम्पलिंग में लेस टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन जो होता है सेंसस में पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे को वापस से सारे आइटम्स के ऊपर हमको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, तो वेरिफिकेशन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। जबकि सैम्पलिंग के अंदर वेरिफिकेशन करी जा सकती है और बार बार करी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ सैंपल्स पे वेरिफिकेशन करना है, फिर वापस से हम उसको, अगर हमें नहीं समझता है तो हम वापस से हम उस पर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ठीक है। सेंसस में क्या होता है कि डाइवर्सिफिकेशन, सेंसस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होती है, जबकि पॉपुलेशन के अंदर जो है हमारी होमोजीनियस ज़्यादा होती है, मीन्स कि हमारे जो उसके आइटम्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे होते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारा जो कलेक्शन ऑफ डेटा है वो लेक्चर अभी अब हमारा फिनिश हो चुका है। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल स्टडी अबाउट सैम्पलिंग एरर एंड नॉन सैम्पलिंग एरर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ओके, बाय बाय।